डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है, तो इसका थ्योरी पढ़ने के बाद ऑलमोस्ट 56 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये 68th बीपीएससी की बहुत इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप होगा। अगर 69th की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इसको देखिए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन्ड इन पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51। तो फंडामेंटल राइट हम लोग ने देख लिया था, 12 से 35 तक था। उसके बाद पार्ट 4 में फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में था। और फंडामेंटल राइट का वीडियो नहीं देखा आपने, जाके देखिए। और पार्ट 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, जिसको डीपीएसपी कहते हैं। कितने से कितने आर्टिकल तक है? 36 to 51। ठीक है। आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज बोरो फ्रॉम, कहाँ से? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आयरलैंड से। तो आयरलैंड कहाँ है? यूरोप में। आर्टिकल 37 जो किससे डील्स करता है? एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेंट इन दिस पार्ट। ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉन जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिसिएबल, और इसको बोलते हैं नॉन इन्फोर्सिएबल। ठीक है, कि इसमें अगर हमें प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे फंडामेंटल राइट में क्या था कि अगर सरकार हमारा स्टेट या गवर्नमेंट राइट को ले रहा है तो डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंच सकते थे। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है। फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल, इन्फोर्सिएबल सब था, लेकिन ये नहीं। The Constitution Article 37 itself says that these principles are fundamental in the governance of the country। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टेट पॉलिसी है, ये सरकार को, ठीक है, जो गवर्नमेंट है उसको नीति निर्देश, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को नीतिक निर्देश भी कहते हैं। यानी कि एक आदेश दिया गया है कि आपको लोगों को गवर्न कैसे करना है, इसके बारे में ये प्रिंसिपल है, स्टेट को कैसे गवर्न करने के बारे में। It shall be the duty of the state to apply this principle in making laws। तो लॉ बनाते समय दिमाग में रहनी चाहिए गवर्नमेंट को कि पीपुल के जो भी ले रहे इंटरेस्ट में, हित में हमें कोई भी लॉ बनाना होगा, चाहे सोशल और इकोनॉमिक फोकस कर डीपीएसपी में। फंडामेंटल राइट में तो हमें पॉलिटिकल राइट्स को लेकर था, लेकिन इसमें कौन सा राइट को लेकर? मेनली इकोनॉमिक एंड सोशल। और फंडामेंटल राइट में कौन सा सब मेन फोकस करके बना था लॉ? पॉलिटिकल। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी लॉ बनाता है स्टेट, हमेशा दिमाग में तो एक वेलफेयर स्टेट बना है जो कि यहाँ के पीपुल के लिए, लोगों के लिए सही हो। आर्टिकल 38 क्या इसमें बताता है? से द स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। आर्टिकल 39 क्या बताता है? एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बार बार, जिसमें क्या कहता है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर द पुअर को प्रोवाइड करेगा। इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत किस आर्टिकल में? 40 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, आर्टिकल 41 में। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, 43A। जितना बता रहा हूँ आर्टिकल, यही इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी 43B में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, आर्टिकल 44 में। फंडामेंटल राइट 12 से 35 और ये 36 से 51 याद करके इसको हमें मेमोराइज कर लेना है। डीपीएसपी का ये, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी, और प्रियम्बल बताएंगे हम उसको भी। ये सब मस्ट है कि आपके दिमाग में सब इतना रहना चाहिए अगर सिविल सर्वेंट है तो। एक ये कैटेगरी इसका याद रहना चाहिए, मतलब डीपीएसपी का, प्रियम्बल का, फंडामेंटल राइट का, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, डीपीएसपी ये। ठीक है, उसके बाद जो बचा इम्पोर्टेंट उसको ही फोकस करेंगे।
सब आर्टिकल नहीं याद करेंगे। प्रोविज़न ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 16। अब देखिए, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर वीकर सेक्शन, किसमें है 46 में। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। तो ये किसका है ड्यूटी? स्टेट का। मतलब कि जो भी स्टेट लॉ बनाएगा और इसको ही स्टेट को ही एक ऑर्डर या नीति, इसको आदेश दिया गया है, डायरेक्शन दिया है, बेटर कर सकते हैं, ऑर्डर से अच्छा डायरेक्शन दिया गया है कि आप कोई लॉ बनाए ऐसा गवर्न करने के लिए पीपुल को, जो कि पीपुल के इंटरेस्ट में हो। ये इसी बात को बार बार ध्यान रखना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री किस आर्टिकल में है? तो जो भी देखिएगा लॉ बना है या तो सोशल या इकोनॉमिक। अब एग्रीकल्चर है तो इसमें इकोनॉमिक जस्टिस के लिए भी बन रहा है कि लोग को रोज़गार बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो सोशल स्टेटस भी बढ़ेगा। आर्टिकल 48 प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 49 प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो है उसके प्रोटेक्शन के लिए। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। देखिए, जुडिशरी का किससे अलग अलग इंडिपेंडेंट काम करे, किससे? एग्जीक्यूटिव से। और एक जो लॉ बनाता है उसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव। तो इसमें आर्टिकल 50 में इसके बारे में, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आर्टिकल 51। अब देखिए जो बेसिक डिफरेंसेस है ये देख लेते हैं। तो फंडामेंटल राइट क्या बताए थे? जस्टिसिएबल है, दे आर लीगली इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट्स। अगर इसका वॉलेशन हुआ हमारे फंडामेंटल राइट का, अगर सरकार या कोई भी छीन रहा है तो डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? एक तो ये नीति निर्देशक है गवर्नमेंट के लिए, डायरेक्शन है, दे आर नॉट इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट्स एंड फॉर द वॉलेशन। और यानी कि 12 से 35 में अगर कोई भी आर्टिकल का उल्लंघन होता है डायरेक्ट हम पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ऐसा हमें पावर मिला हुआ है। लेकिन 36 से लेकर 51 तक है तो पहुंच भी जाएंगे तो हमें ये चीज़ें जस्टिसिएबल नहीं है, क्योंकि ये नीति निर्देशक हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, इसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसके लिए बहुत डिफ़िकल्टी से गुजरना पड़ेगा। लेकिन इसमें अगर दिक्कत होगा, अगर पहुँचे हम तो तुरंत हमें जस्टिस मिलेगी। अब ये निगेटिव होते हैं, ठीक है, यानी कि स्टेट के अगेंस्ट में होते हैं, स्टेट छीन नहीं सकता, इसलिए इसको निगेटिव कहा जाता है। और ये पॉजिटिव होते हैं, यानी कि स्टेट को ये आदेश दिया जाता है कि सब करें। ये सब लीगल सैंक्शन है। इसमें मेनली क्या है? मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन, यानी एक आदेश जो बार बार डायरेक्शन दिया गया है कि आप ऐसा कीजिए, कोई भी लॉ बनाइए जो इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस लोगों के लिए करे। पार्लियामेंटरी राइट किस पे बिलीव फोकस करता है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बताया ही था, और ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। प्रमोट्स क्या करता है? वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल। तो इसमें क्या करता है? एक इंडिविजुअल के लिए ही, जैसे फंडामेंटल राइट जितने भी राइट्स है, राइट टू इक्वलिटी, एक इंडिविजुअल को पावर देता है, ये प्रमोट करता है। और इसमें पूरे कम्युनिटी को, जैसे वेलफेयर, कोई भी हम लॉ लाएंगे तो एक आदमी की तो लाएंगे नहीं, सबके लिए लाएंगे ना। तो एनिमल हस्बेंड्री जैसे ऑर्गेनाइजेशन, विलेज पंचायत, एक साथ पूरे ग्रुप को मिला के कर रहे हैं, ठीक है, तो एक कम्युनिटी के लिए है। दे आर ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड, ये मतलब कि ये इन्फोर्सिंग है। लेकिन इसको करने के लिए अगर कोई दिक्कत हो गया, हमें 36 से 51 में किसी चीज़ को लेकर में सुप्रीम हाई कोर्ट जाना पड़ गया, तो इसके बारे में लेजिस्लेशन रिक्वायर है इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। लेकिन ये तो है फंडामेंटल राइट में कुछ भी दिक्कत है तो ऑलरेडी एकदम हम लोग कोर्ट जा सकते हैं और हमें तुरंत जस्टिस मिले। अब जितना हम लोगों ने पढ़ा अभी उस पर क्वेश्चन बनाएंगे, और 68 बीपीएससी जो भी तैयारी करें, थ्योरी पढ़ चुके हैं, उनको डेवलप करना है क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड, क्योंकि इसी से आपका सिलेक्शन होगा।
यही आपको सिलेक्शन करवाएगा, क्योंकि इस प्री में 100 क्वेश्चन तो बना लेंगे। जो नया पैटर्न आया है 50 क्वेश्चन के लिए आपको एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। और जो भी 69 का प्रिपरेशन करे वो आप इस वीडियो को देखें, लेकिन आपके लिए स्टार्टिंग से बेसिक्स, जब 68 का प्री हो जाएगा, प्लस NCERT प्लस स्टैंडर्ड बुक, जितने भी हैं स्टैंडर्ड बुक, तब क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। उसके बाद किसी भी टेस्ट सीरीज जो BPSC स्टैंडर्ड का है उठाइए, आपका क्वेश्चन एकदम बनेगा। मैं भी टेस्ट सीरीज निकालूंगा पूरा पढ़ाने के बाद, ठीक है। लेकिन अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी फोकस कर रहे हैं कि बहुत नज़दीक से 68, तो ये एप्टीट्यूड डेवलप हो गया तो कितना भी न्यू पैटर्न आएगा टफ करेगा, UPSC लेवल तक थोड़ी जाएगा ये। तो UPSC लेवल तक का क्वेश्चन करवा दूंगा मैं आपको, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इन द क्वेश्चन इज टू इस्टेब्लिश, किसके लिए इस्टेब्लिश किया था? DPSP, इसको बार बार हम DPSP बोलेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो देखिए बताया था सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए। DPSP may be classified into which of the following parts for the sake of convenient study? सोशलिस्ट, गांधीयन या लिबरल इंटू इंटेलेक्चुअलिस्टिक। सोशलिस्ट तो है, गांधीयन भी है, हम लोग देखेंगे। ऑर्गेनाइज आर्टिकल जो 40 का रहा, विलेज पंचायत गांधी जी ने दिया था, एनिमल हस्बेंड्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर गांधी जी ने दिया था, न्यूट्रिशन के बारे में दिया था गांधी जी ने दिया था, लिबरल इंटेलेक्चुअलिस्टिक तो हैं ही ये, और सोशलिस्ट भी है, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए, इसमें सब हो जाएगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द की नोट इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ DPSP? तो देखिए रिलीजियस स्टेट हमें नहीं बनाना, इस पर फोकस नहीं करना। ये है, ये भी है सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, वेलफेयर स्टेट तो करना ही है, और सेकुलर स्टेट तो है ही। देखिए फिर क्वेश्चन है, यानी इम्पोर्टेंट है, नोट, तो हमें इस्टेब्लिश रिलीजियस स्टेट नहीं करना है, वेलफेयर स्टेट करना है, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर, और प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जिस आर्टिकल में था याद करके रट लेंगे। फंडामेंटल राइट 12 से 35 सब याद रहना चाहिए मुझबानी। DPSP 35 to 51, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो 51 ही में ही ए में है, ये पूरा रटा हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन भी हम लोग मेंस का अगर सॉल्व करेंगे इसमें से ज़रूर क्वेश्चन रहेगा। और प्रीएम्बल को भी याद करना है, डेली देखते रहेंगे और बार बार लिखिए, जैसे वी द पीपुल ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है, इस चीज़ को लिखेंगे, मेंस के लिए सही है, और क्वेश्चन प्री सॉल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, कंसीडर द फ्लोइंग रिगार्डिंग DPSP। दिस प्रिंसिपल क्या कहता है, किसके बारे में? सोशियो इकोनॉमिक के बारे में, सही है। और ये प्रोविज़न जो है नॉट इन्फोर्सिएबल है बाई कोर्ट, ये भी सही है कि हम कोर्ट जाएंगे तो इसके लिए क्या लेजिस्लेशन लाना पड़ेगा। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं है इसका, ऑलरेडी लेजिस्लेशन होगा फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन यही फंडामेंटल राइट के बारे में क्या है, डायरेक्ट जाएंगे तुरंत जस्टिस मिल जाए। तो इसके बारे में क्या है, सोशियो इकोनॉमिक भी है, नॉट इन्फोर्सिएबल भी है। एक बार समझ जाएगा चीज़ों को, बहुत आसानी हो जाए। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन सा करेक्ट है DPSP के बारे में, पार्ट 4 में वही DPS के बारे में। दे शैल बी इन्फोर्सिएबल, इन्फोर्सिएबल तो नहीं है, देखिए डायरेक्ट ये सब, दे शैल नॉट बी इन्फोर्सिएबल। देखिए सेकेंड वाला जो है वो सही है। द प्रिंसिपल लेड आउट इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस मेकिंग लॉ बाय स्टेट, ठीक है, इन्फ्लुएंस करने के लिए कि लॉ बनाए, सरकार को ही तो बोला गया कि आप लॉ बनाइए। 2 और 3 तो क्या हो जाएगा इसका B। द कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूड, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर हो जाएगा क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर
स्टेट इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द, तक किसमें है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। देखिए कितने बार आया है। तो वेलफेयर स्टेट जहाँ भी वर्ड आ गया, आपको बताया था कि हर एक वर्ड एक चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो समझिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स मॉडल ऑफ वेलफेयर। देखिए वेलफेयर स्टेट किस में होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए फिर वेलफेयर स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, ठीक है, किसमें है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है यहाँ पे, ठीक है ना, सी। और देखिए प्रियम्बल, प्रियम्बल में भी क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, हम भारत के लोग, कौन सा वर्ड है, एडजेक्टिव, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ये भी तो एक वेलफेयर स्टेट के लिए ही है, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, तो दोनों हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, स्टार मार्क में इसको रखेंगे, उत्तर प्रदेश 97 में। विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूट लेजिस्लेटिव फंक्शन, ठीक है। देखिए कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन, ये लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, इस सरकार को नीति निर्देश दिया गया, तो क्या हो जाएगा ये इसका, नाइदर हो नहीं तो, नीति निर्देश दिए गए हैं, एक लिमिटेशन नहीं है। डीपीएसपी पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंट्री। देखिए आयरलैंड इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। देखिए फिर वही क्वेश्चन को पूछा गया, कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड। देखिए फिर वही क्वेश्चन है, कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड। अब डीपीएसपी क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे हम, अगर हमारे आर्टिकल का उल्लंघन होगा तो इसके लिए लेजिस्लेशन बनेगा तब इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन यही फंडामेंटल राइट के लिए हम लोग जाएंगे तो डायरेक्ट जस्टिस मिल जाएगा, तो वो जस्टिसिएबल है। लेकिन डीपीएसपी जस्टिसिएबल और इन्फोर्सिएबल नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फ्लोइंग फंडामेंटल द गवर्नेंस, तो गवर्न करने के लिए स्टेट को, ठीक है ना, पीपल को गवर्न करने के लिए सोशल प्लस इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 17 अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि वेल्थ का जमावड़ा बोल सकते हैं या हेल्थ को रखना बोल सकते हैं, कौन वॉलेट करता है, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस पढ़े हैं ना हम लोग, तो इकोनॉमिक जस्टिस मतलब क्या, सबके लिए इक्वल, ये नहीं कि कोई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कोई पर्टिकुलर कर लेगा, जस्टिस कहाँ से मिलेगा, एक को मिलेगा एक को नहीं, तो इसके बारे में कौन बात करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। देखिए IAS 2021 में एक बार कॉन्सेप्ट समझेगा, चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक बार पढ़ लेते हैं आर्टिकल 39 में क्या है, डायरेक्टिव डीपीएसपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, दैट द मैन एंड वीमेन इक्वली हैव द राइट टू एजुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, दोनों के पास इक्वल राइट है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड के लिए। देखिए सी में है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट, ये नहीं कि कोई हड़प लेगा एक ही आदमी। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क भी है, किसमें है, डी में है, 39D में है, बार बार पूछा गया है, इसको याद कर लें। ई में क्या है, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स मैन एंड वीमेन एंड टेंडर एज आर नॉट एब्यूज्ड, सिटीजन आर इन्फोर्स बाय द इकोनॉमिक नेसेसिटी, ठीक है। एफ में क्या है, चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटीज़ टू डेवलप हेल्दी इन्वायरमेंट ऑफ फ्रीडम, डिग्निटी, चाइल्डहुड, यूथ है। ये सब चीज़ें एक बार इसको अच्छा से पढ़ लेंगे। जैसे बी में है द ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज।
अब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क अभी पढ़े हम लोग, कहाँ इंश्योर किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में। विच नॉट फंडामेंटल राइट कौन नहीं है, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फंडामेंटल राइट है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में पढ़े थे, फंडामेंटल राइट है। इक्वलिटी वाला भी फंडामेंटल राइट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी जाके फंडामेंटल राइट का वीडियो जो ने मौलिक अधिकार का बनाया है, जाकर देखिए। उसमें लगभग हमको लगता है मोर देन 100+ क्वेश्चन को सॉल्व किया है, या 150 है शायद। जाकर देखिए, उसको समझिएगा, तब DPSP पाइएगा। उसके बारे में पंचायत पर भी बनाया है, जो कि BPSC में इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो 68 BPSC में क्वेश्चन इससे आएंगे ही आएंगे। 20 देखते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड। ठीक है, कौन से इंक्लूडेड है? प्रोटेक्शन ऑफ ऑफेंस नहीं तो फंडामेंटल राइट में, ये भी फंडामेंटल राइट में है, ये भी फंडामेंटल राइट में है, तीनों फंडामेंटल राइट में है। अगर याद नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा। लेकिन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क किसमें है? DPSP में। पंचायती राज इज लेड अंडर, पंचायती राज सिस्टम जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 40 में। देखिए BPSC में आया हुआ है, तो आने का चांस है। अब देखिए मैथ, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल किसमें था? आर्टिकल 18 हम लोग पढ़े थे फंडामेंटल राइट में। तो ए का कौन हो जाएगा फंडामेंटल राइट? ए का थ्री देखिए बी एक ही पहला है, मिल गया। ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत किसमें है? बी का 1, सी का 4 टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी 6 है, सी का 4 कौन सा है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है। ठीक है, और डी का 2 इंडिया दैट इज़ भारत, डी का 2 यूनियन टेरिटरी में, इधर पढ़ेंगे हम लोग। तो 3142 बी ऑप्शन। चीज़ें बहुत कुछ याद करना है, और याद करके रिवाइज करना है। रिवाइज इतना करना है कि रट जाए चीज़ें, एग्ज़ाम में है तो टाइम वेस्ट ना हो, उस पर तुरंत सही बन जाए। ठीक है, देखिए विलेज पंचायत के लिए कौन सा आर्टिकल था? 40। देखिए फिर पंचायत के आर्टिकल 40, देखिए ये किसमें है? BPSC में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। पंचायत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको मैंने पढ़ा दिया है वीडियो अच्छा तरीक़े से, क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया है। और विलेज पंचायत के बारे में तो आपको पता ही रहना चाहिए, BPSC का तैयारी कर रहे हैं स्टेट का, समझने के लिए गांव का सिस्टम गवर्नेंस। ठीक है, आप लोगों ने इस सीरीज में देखा होगा, नहीं देखे तो देखिए, गांव के बारे में बेसिक आइडिया भी पता चल जाएगा आपको। पंचायत सीरीज, वेब सीरीज जो है बहुत अच्छी वेब सीरीज है, जिसने कल्ट ही क्रिएट कर दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है। तो क्या है ये? डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आर्टिकल किसमें है? देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। PCS के लिए तो पंचायत वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। अब आर्टिकल 40 किसमें होगा? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत ए का 1, तो ए का 1 2 में है। देखिए फिर आर्टिकल 44 हम लोग को पता ही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सेम, दोनों सेम है। तो इसे याद करने रखने का तरीका यूनिफॉर्म, तो ए का 1 सी का 3 ए हो जाएगा। देखिए तो बी का 2 है, राइट टू इक्वलिटी। देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 2 3 4। आर्टिकल 48 का 4, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल एंड एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब देखिए नॉट करेक्टली मैच्ड, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी बताए ही थे, आर्टिकल 40 में सही है। प्रमोशन में एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब किसमें है? 46 में। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का भी देखिए यहाँ पर ए नहीं होगा, 43 बी हो जाएगा। तो जितना भी ये है ना, इसको अपने नोट्स में बना लें, क्योंकि आएगा, ये इम्पोर्टेंट है, तो इन्हीं में से आएगा। तो 50 में क्या है? डिफरेंस जुडिशरी में है, 46 में शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है,
43 में की है फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिकल 40 में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंच, ठीक है। तो यही वाला एक गलत होगा, तो इसको नोट्स में बना लेंगे। 28 देखिए, टोटल 56 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन है, हाँ, मिड में पहुंच गए हैं। आराम से पीछे से समझ के बनाएगी, एक बार समझ जाइएगा फिर इस चैप्टर में दिक्कत है, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। फंडामेंटल राइट करवा ही चुके हैं, डीपीएस भी करा चुके हैं, इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ करेंगे, इसमें भी नहीं है। फिर उसके बाद यूनियन में पहुँचेंगे, धीरे धीरे पॉलिटी को ख़त्म कर लेंगे, ये सब इम्पोर्टेंट है। बीच में प्रीएम्बल भी पढ़ा देंगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन इससे भी आ सकता है। देखिए 28 में क्या है, नॉट करेक्टली मैच्ड, ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत सही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए आर्टिकल 48 नहीं है, जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव आर्टिकल कौन सा है, अभी जस्ट बताया, आर्टिकल 50। देखिए पीछे आर्टिकल ए में है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही आया था। अब आते हैं ये क्वेश्चन में। अब देखिए असर्शन क्या है, मनरेगा पता ही है, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट जॉब देता है एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ द एलिजिबल हाउस होल्ड फॉर मिनिमम कितना पीरियड, कब तक बढ़ गया पीरियड, तो ये सही है। राइट टू एम्प्लॉयमेंट इज, किसमें राइट टू एम्प्लॉयमेंट, किस पे, पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, नहीं है, रीजनिंग में नहीं है। तो ए इज़ ट्रू, आर इज फॉल्स। अब डीपीएस इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी किससे रिलेटेड है, 51 से। देखिए 51 किससे रिलेटेड है, इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी से। अब 41 राइट टू वर्क एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन एरिया, 43 ए प्रोविजन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, अब 48 ए प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट इन सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये सबको भी नोट्स पे बना लीजिए कि इंपॉर्टेंट है, कभी भी फिल मैच करने के लिए भी दे सकता है, सर्सन रीजनिंग में भी दे सकता है। तो आपको 36 से 51 तक जितने भी आर्टिकल है इसको रखना ही पड़ेगा, 12 से 35 तक तो रखना ही है। प्रीएम्बल का भी जितना स्टेटमेंट ही पूरा रखना इंपॉर्टेंट है बीपीएससी एस्पिरेंट, सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए। फंडामेंटल राइट, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद करना। क्वेश्चन फिर कहाँ से आएगा, यही तो क्वेश्चन नहीं। देखिए इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी किस में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें पूछा हुआ आइए। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस ऑफ मेंटेन जस्ट ऑनरेबल रिलेशन विद टू नेशन, फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन इन द डीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विथ वन अनदर, इनकरेज सेटलमेंट इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो जो दो देशों के बीच में डिस्प्यूट्स होता है उसके लिए सुधारना है। फोस्टर क्या करना है, प्रमोट करना इंटरनेशनल लॉ को, ट्रीटी ऑब्लिगेशन को, डीलिंग विथ ऑर्गेनाइज विथ एक दूसरे के पीपल के लिए, कंट्री के लिए। तो जो हिंदी में भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरी वीडियो को देखिए, मेरा वीडियो बाइलिंगुअल जानबूझ के मैंने रखा है, लेकिन इंग्लिश रिटेन रहता है, लेकिन समझाता हूँ बाद में, आप अपने हिंदी भी पढ़ रहे हैं उसको जाकर समझ सकते हैं, उसको क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन और भी दिक्कत हो रहा है कि नहीं हमें हिंदी में पढ़ाया जाए तो कमेंट कीजिए, सेपरेट वीडियो में भी बना दूंगा। लेकिन मैं जानबूझ के बाइलिंगुअल इसलिए करता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को समझ जाए, चीज़ों को समझ जाए, बाकी वही चीज़ हिंदी में लिखी हुई है। आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इंग्लिश और हिंदी में पकड़ होनी ही चाहिए आपको, हिंदी पर खासकर। और इंग्लिश मीडियम में अगर पढ़ाई पूरा इंग्लिश में ही की है तो आपके लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी होती है वो सब, और लिखने का आदत एक हैबिचुएट हो जाते हैं, इसलिए आसानी होती है इंग्लिश में करने। लेकिन बोलचाल की भाषा कम्युनिकेशन हमारी क्या होती है, जो जिसमें कि हम थ्योरी कॉन्सेप्ट को समझ सके, हिंदी ही है। अब बिहार में है तो यहाँ का जो लैंग्वेज है भोजपुरी, या इसमें भी कॉन्सेप्ट को समझ गए तो और अच्छा है। ये सब कमांड होनी चाहिए, एक सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी है। Which part of the Indian Constitution refers to the responsibility of the state to international peace? Directive principle of state policy. अब क्या कह रहा है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी वही कि दो देशों के बीच में इंटरनेशनल पीस रहे, डिस्प्यूट्स हो जाए तो सॉल्व करें, कोई भी लॉ बना है दोनों देशों के हित के लिए। और कौन सा, आर्टिकल 51। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव किस में है, आर्टिकल किस में था,
50 में ही ना, देखिए वही आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज प्रोविजन पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, किसमें है ये? 43A में है। विच प्रिंसिपल अमोंग द फॉलोइंग वाज एडेड? DPSP 42nd अमेंडमेंट में कौन सा DPSP में ऐड किया गया था? तो यही था, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट इंडस्ट्री, जो कितना 43A यही ना था, चेक यही पढ़े थे ना, यस 43A ही। अब क्या करेंगे, कौन सा नहीं ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट DPSP में? तो ये तो ऐड किया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एंड, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं किया गया। ये पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स से ठीक था, थर्ड नहीं होगा। देख लीजिए यहाँ पर बताया भी है, एक बार देख लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 एडेड बाय द 42nd, एक्सेप्ट इसको छोड़ के बाकी सब 39 जो है 39 इक्वल जस्टिस फ्री लीगल पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन प्रोविजन 39F में, 39A में, ये 43A। द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसके अगेंस्ट हमें कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स करता है राइट एक्सप्लॉयटेशन के? तो चिल्ड्रन के भी करता है, ट्राइबल के भी करता है, वुमेन के, दलित के नहीं, क्योंकि ये दलित वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ही कहीं डिफाइन नहीं है। इसका आंसर यही हो जाएगा 1 2 3। दलित वर्ड जो है डिफाइंड ही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, लेकिन दलित जो वर्ड है ये है नहीं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट डायरेक्टिव प्रिंसिपल? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन नहीं है? डी, फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14, किसमें आ गया है? फंडामेंटल राइट। बाकी काउ प्रोटेक्शन तो है ही, प्रोविजन ऑफ कंजप्शन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन तो है, ये फ्री लीगल वाला। अब देखते हैं ये, इन विच ऑफ द फ्लोइंग द प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट सेफगार्डिंग फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन कॉन्स्टिट्यूशन? तो किसमें है? ओनली इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओनली फंडामेंटल राइट्स, दोनों में है, ठीक है, ये भी दोनों में होगा इसका। अब देखिए इसमें भी बोल रहा है कि नो डायरेक्टिव DPSP नहीं है, तो वही वाला है सेम क्वेश्चन, बाकी सब तो है ही। ये नहीं है फ्री एजुकेशन, किसमें है? फंडामेंटल राइट में आ गया है। हाउ आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट? पता है ये इनफोर्सिएबल, जस्टिएबल, सीएबल से लेके कॉन्सेप्ट से होगा। सी है, आर नॉट इनफोर्सिएबल वेरी फंडामेंटल राइट इन्फोर्स किया जा सकता है। ये कहाँ पूछा था? आइए, विच ऑफ द फ्लोइंग आर इंक्लूडेड डायरेक्टिव DPS में? कौन इंक्लूडेड है? प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन फोर्स लेबर, ये तो किस में है? ये तो फंडामेंटल राइट में है ना इंक्लूडेड, ये नहीं होगा। प्रोविजन ऑफ कंजक्शन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिन पर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक वाला किसमें था? DPS में ही था ना, तो इसका सिर्फ 2 हो जाएगा। देखिए फिर वही क्वेश्चन, नॉट जस्टिफिएबल है। अब इसमें क्या कह रहा है? प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज इंश्राइंड, इंश्राइंड मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा डाला गया है, ये लिखा गया है। इसमें क्या करें? विच ऑफ द अबव आर गांधीयन प्रिंसिपल? तो ये गांधी प्रिंसिपल के बारे में बताए थे, आर्टिकल 40 था, विलेज पंचायत के बारे में गांधी जी ने कहा था, गांधीयन प्रिंसिपल का था। न्यूट्रिशन के बारे में गांधी जी ने कहा था, उससे रिलेटेड आर्टिकल। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, तो 3 आर्टिकल जो था जिसने फोकस किया था। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है, प्रोमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में भी कहा था गांधी जी, तो 2 और 3 होगा। सिक्योरिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में नहीं कहा था, और वर्कर्स लीजर ये तो अलग ही चीज़ हो गया। देखिए जिसके बारे में गांधी जी ने फोकस किया था 40 47, इसको याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। 40 में ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत, 47 टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ, और 48 में काउस लोडर के अगेंस्ट में जो किया था। देखिए 46 में
डीपीएसपी क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी कौन सा है? अनटचेबिलिटी तो फंडामेंटल राइट में आ गया, इक्वलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल राइट में आ गया, स्टेट डिस्क्रिमिनेट कास्ट रेस वाला ये भी फंडामेंटल राइट में आ गया, तो बच गया ए, यही होगा, सेस एंडेवर टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव एम्पावरमेंट, सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट इन डीपीएसपी में कौन सी चीज़ें के बारे में नहीं है? लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स के बारे में, फ्री लीगल एड के बारे में है, इसके बारे में है, किसके बारे में नहीं है? एडल्ट एजुकेशन के बारे में। विच ऑफ द फ्लोइंग डायरेक्टिव डीपीएसपी वाज एडेड टू दी, बाद में किसको जोड़ा गया था, किस चीज़ को, पॉलिसी को? तो ये सी होगा, फ्री लीगल एड वाला है बाद में जोड़ा गया, बाकी तो पहले ही जोड़ा गया था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट इंक्लूडेड इन द डीपीएसपी, तो डीपीएसपी में कौन, ये तो है ही, ये भी है राइट टू और इक्वल पे, ये नहीं है, ये किसमें, फंडामेंटल राइट में, राइट टू इंफॉर्मेशन। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, कौन सा है? फ्रीडम ऑफ प्रेस किस में आ जाएगा, फंडामेंटल राइट में, फ्रीडम ऑफ रिलीजन फंडामेंटल राइट में, इक्वलिटी बिफोर लॉ फंडामेंटल राइट, बच गया ए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड डीपीएसपी में। अब देखिए ये आया था किसमें, ध्यान से इसको सॉल्व करना है, 60 to 62 सेकेंड बीपीएससी में आया था। विच ऑफ लिस्टेड अमाउंट कौन सा डीपीएसपी में है, इसको देखना है। इक्वल पे फॉर इक्वल पे सही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी सही है, स्मॉल फैमिली नॉर्म या एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट प्राइमरी लेवल, इसमें डाउट है, यही पर फंसेंगे, दो तो कर लेंगे सॉल्व, यही तो ये भी नहीं है, थर्ड भी है, फोर्थ भी नहीं है। स्मॉल फैमिली नॉर्म के बारे में कुछ कहा नहीं गया है ना, एजुकेशन थ्रू मदर टंग, इसका आंसर हो जाएगा बी। इम्पोर्टेंट है, कभी कॉन्सेप्ट घुमा कर दे सकता है। अब 52 देखिए, आइडेंटिफाई करेक्ट पेयर को हम लोग को करना है। तो इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड आर्टिकल 42 दिया है, और एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री ये दिया है, और विलेज पंचायत, देखिए विलेज पंचायत कितने में था, आर्टिकल कितने में था विलेज पंचायत, 40 में था ना, देखिए यही गलत पकड़ा गया, ये तो गलत हो गया, साफ पता चल गया। इफ़ देर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये किस में है, ये इसमें है, 39 में है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर हमको करना है, ये सही होगा, और ये फ्री एगल वेड ये 39 में है, ये भी गलत हो जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री का ये भी तो गलत है ही, तो लास्ट इसका डी हो जाएगा। देखिए ये 39A में है, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोर्ड 39D में है, इसको एकदम याद कर लेंगे, रट लेंगे। और एनिमल हस्बेंड्री का कितना, आर्टिकल 48 था ही, ये 43 नहीं था, कितना था, 48 था, गलती था, ये तीनों सिर्फ डी था सही, तो इसको याद कर लेंगे। एनिमल हस्बेंड्री 48, इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड 39A, और ये इक्वल पे फॉर इक्वल बोथ मेन में 39D। अब 53 देखते हैं, आइडेंटिफाई द आइटम्स जो कि डीपीएसपी में है, प्रोविजन ऑफ कंजप्शन ऑफ लिकर, प्रोविजन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये तो फंडामेंटल राइट में है, प्रोविजन ऑफ बेग ऑफ फोर्स लेवल, ये भी तो फंडामेंटल राइट में है, प्रोविजन ऑफ अनटचेबिलिटी भी तो फंडामेंटल राइट में है। तो ए वाला ही हमेशा जो हो रहा है, बच गया ये डीपीएसपी में, तो कौन सा हो जाएगा, सी का 1। याद करने से ही फायदा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग नॉट डीपीएसपी में कौन सा एक नहीं है, इक्वल पे फॉर इक्वल में ये भी ठीक है, इक्वल राइट टू एजुकेट मीन्स ये भी सही है, जस्ट ह्यूमन कंडीशन एट वर्क, ये एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल, अब तो याद हो गया होगा, फंडामेंटल नहीं आर्टिकल है, तो जाके फंडामेंटल राइट का जो मौलिक अधिकार का वीडियो है उसको देखिए, 150 क्वेश्चन की लगभग है, सॉल्व कीजिएगा, आधा क्वेश्चन तो इसमें कैसे ही बन जाएगा, तो नोट यही हो जाएगा। अभी और ये क्वेश्चन फैक्ट है, डीपीएसपी के चेक बोला था, विच इज़ पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस। देखिए इसमें कितनी बात बोली गई, कौन बोला था, केटीसा, कि ऐसा चेक है जो कि बैंक की सुविधा पर है, बैंक चाहेगा तभी इसको पास कर सकेगा,
या इसका मतलब पैसा बिल। चेक क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं, चेक देते हैं बैंक को, तो हमको पैसा देता है, मनी देता है, ठीक है, रुपीज़ में। लेकिन ये बैंक कन्वीनियंस पे है। जैसे फंडामेंटल राइट क्या होता है, ये बोल रहा है फंडामेंटल जस्टिफिएबल होता है, इसको तो देना ही देना है, इस चेक को पैसा इन्फोर्सिएबल होता है, सुप्रीम कोर्ट को ये जस्टिस देना ही पड़ेगा। लेकिन ये DPSP के बारे में कोई आर्टिकल हमारा उल्लंघन हो रहा है, अगर हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन, ये लेजिस्लेशन होगा, निर्देश देगा सुप्रीम कोर्ट को, लगेगा लेजिस्लेशन बनाइए, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसमें बहुत डिस्कशन होगा। तो दे भी सकता है जस्टिस, नहीं भी दे सकता है जस्टिस, इसमें कंडीशन मतलब नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट में है कि मिलना ही मिलना है। इसी के लिए बारे में मतलब दूसरे तरीके से कहा गया है कि ऐसा चेक है कि बैंक के कन्वीनियंस, बैंक यहाँ पर क्या हो गया, स्टेट कन्वीनियंस से पैसा मिले, चीज़ों को ऐसे घुमा के कहा जाता है, समझ गए होंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर फ्लोइंग फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी, ठीक है। विच ऑफ द एबव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फुलफिल नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। तो ये फैक्ट है, IAS में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा ओनली 3। DPSP है जो सोशल, नेशनल सोशल असिस्टेंट आ गया, सोशल, तो इसी से थोड़ा कॉन्सेप्ट, इसी को बोलते हैं इंटेलिजेंस गेस। फंडामेंटल इसमें हम पॉलिटिकल राइट के बारे में करते हैं बात, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी तो ड्यूटीज़ हो गया हमारा, लेकिन यहाँ पर क्या ड्यूटी, इकोनॉमिक प्लस सोशल जस्टिस, सोशल असिस्टेंट, सोशल जस्टिस, सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। तो इससे हम गेस एक इंटेलिजेंस कर सकते थे, ठीक है। हर जरूरी नहीं कि जो हम पढ़े उससे आए थे, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 68 BPSC जो पैटर्न चेंज हो रहा है, 100 क्वेश्चन तो बना देंगे, लेकिन जो 50 बना, तो उसके लिए क्या हमें इंटेलिजेंस गेस करना आना चाहिए। वही तभी होगा जब क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड आपके पास डेवलप होगा। ट्रिक बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है, रिवीजन टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ेगा, इंटेलिजेंस गेस, फिर एलिमिनेशन मेथड। तो यही चीज़ें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको कंपटीशन निकालना है। यहाँ एक मार्क्स के लिए वॉर है, मतलब वार ही है BPSC, एक मार्क्स के लिए फाइट करना, ठीक है। अब बाकी हम नेक्स्ट देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को समझ आया कुछ तो सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और वीडियो मिलेगा। और एग्ज़ाम 68 के एग्ज़ाम से पहले पूरा सिलेबस प्री का जो है ख़त्म रहेगा। और जो 69 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सीरीज हम स्टार्ट करें NCERT से, बेसिक्स से, और तब स्टैंडर्ड बुक्स और क्वेश्चन सॉल्विंग में जाएंगे। लेकिन अभी जो इतना भी लेकिन आप लोग इस वीडियो को देखिए, तब पता चलेगा। लास्ट में यही करना है, क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे तभी मार्क्स आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।